हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेस्ट्री। आज हम लोग क्लास 10 का विज्ञान का 12 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका वीवीआई क्वेश्चन का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 का अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके देख लें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें। उसके बाद आप वीडियो को देखें। और एक बात आपको याद दिला दूं, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। तो लिखेंगे खनिज तथा अयस्क में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ खनिज लिखेंगे, दूसरे तरफ अयस्क लिखेंगे। और खनिज की तरफ लिखेंगे इन प्राकृतिक पदार्थों को जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। यानी ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अयस्क की तरफ लिखेंगे, इधर अयस्क की तरफ लिखेंगे जिन खनिजों में से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त की जाती है उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो ऐसे खनिज धातुएं जो लाभदायक एवं सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। दूसरा इधर खनिज के तरफ लिखेंगे, दूसरा नंबर में कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त नहीं होता है जबकि अन्य खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। तो ये खनिज का हो गया। उधर अयस्क में लिखेंगे सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। तो इस तरीके से खनिज एवं अयस्क के बीच अंतर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। पहला, लोहे की सतह पर रंग या वर्निश चढ़ाया जाता है। दूसरा, लोहे को तेल अथवा ग्रीस लगाकर रखना पड़ता है। जब कोई भी वस्तु में अगर हम जो कोई भी लोहा है उस लोहा पे अगर हम ग्रीस लगा दें या उस पर पेंट कर दें या उस पर तेल लगा दें तो वो क्या होता है, जंग नहीं लगता है। तीसरा लिखा हुआ है लोह धातु पर जस्ता धातु की परत बैठाई जाती है जिसे जस्तीकरण कहते हैं। ये जस्ता का भी अगर हम परत चढ़ा देते हैं तो भी वस्तु पे जंग नहीं लगता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो मिश्र धातुओं के नाम एवं उपयोग लिखें। अब दो मिश्र धातु का नाम बताना है और इसका उपयोग भी बताना है। तो इसका आंसर होगा दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो मिश्र धातुएं निम्नलिखित है। पहला, पीतल, यह तांबा एवं जिंक की मिश्र धातु है। जो पीतल है वो तांबा और जिंक को मिलाने से पीतल बनता है। इसका उपयोग भी बोला है। तो इसे घरेलू बर्तन एवं यंत्र के पार्ट्स बनाए जाते हैं। जो मिश्र धातु पीतल होता है उससे घरेलू बर्तन भी बनता है और किसी भी यंत्र का पार्ट्स बनता है। दूसरा, कांसा, यह तांबा एवं टीन की मिश्र धातु है। जो कांसा बनता है वो तांबा और टीन को मिलाने से बनता है। इसका उपयोग लिखेंगे तो इससे घरेलू बर्तन एवं मूर्तियाँ आदि बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो आपको धातु और अधातु में अंतर करना है, भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा बार रासायनिक गुणों के आधार पर। तो सबसे हम लोग पहले कर लेते हैं भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे गुण, दूसरा तरफ धातु और तीसरा तरफ अधातु लिखेंगे। तो गुण में नंबर 1 लिख के देंगे चमक, और धातु में लिखेंगे धात्विक चमक होती है। मतलब जितने भी धातु होता है उन धातु में चमक होती है। अधातु में लिखेंगे चमक नहीं होती है, सिर्फ आयोडीन तथा कार्बन के एक और ग्रेफाइड में चमक होती है। तो प्रायः जितने भी अधातु होते हैं उसमें चमक नहीं होती है, लेकिन जो आयोडीन है और कार्बन का एक अपरूप जो ग्रेफाइड है उसमें चमक होती है। तो ये अपवाद है, ठीक है। दूसरा में लिखेंगे गुण में चालकता। तो ताप में लिखेंगे ताप तथा विद्युत सुचालक होते हैं।
जो धातु होते हैं वो ताप और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। अधातु में लिखेंगे अधातुएं ताप एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट एवं हाइड्रोजन सुचालक होते हैं। तो ये ग्रेफाइट और प्रायः जितने भी अधातु होते हैं वे सब कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट और हाइड्रोजन जो है वो सुचालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा लिखेंगे आवाज़। धातु में लिखेंगे धातु पीटने पर आवाज़ होती है, अधातु पीटने पर आवाज़ नहीं होती है। नेक्स्ट लिखेंगे भौतिक अवस्था। तो धातु में साधारण ताप पर ठोस होते हैं, सिर्फ पारा धातु द्रव होते हैं। तो जितने भी प्राय धातु होते हैं वो सब क्या होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन सिर्फ जो पारा है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु की तरफ लिखेंगे अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में रहते हैं। जो अधातु है वो ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, गैस भी होते हैं। तो इस तरीके से धातु एवं अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर हमने समझा। अब नेक्स्ट आते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर। तो गुण में लिखेंगे तनु अम्लों से प्रतिक्रिया। धातु में होगा धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जैसे Zn+H2SO4। ये इसको मिलाएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो बनता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, इससे मुक्त होता है। अधातु की तरफ आते हैं तो अधातु में होगा अधातु में प्रायः तनु अम्लों से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जितना भी अधातु होते हैं वो तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट है जल के साथ प्रतिक्रिया। तो धातु जल से प्रतिक्रिया करते हैं और अधातु में लिखेंगे अधातु जल से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। तीसरा हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया। लिथियम, सोडियम, कार्बन, बेरिलियम आदि धातु हाइड्रोजन से संयोग करके आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। अन्य धातुएं हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये जो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये प्रायः हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड बनाते हैं और बाकी जो धातु होते हैं वो हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके सहसंयोजी हाइड्रोजन बनाते हैं, जैसे NH3, PH3, H2O, H2S आदि। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑक्सीकारक अवकारक गुण। धातु अवकारक होते हैं, अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। तो इस तरीके से धातु एवं अधातु रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो जो मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि जो प्रयोग से जो पता चला कि लक्षण प्रभावी और अप्रभावी कैसे होते हैं। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधों का संकरण कराया तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका अर्थ था कि दोनों लक्षणों में से केवल एक पौत्रिक लक्षण ही दिखाई दिया, उन दोनों का मिश्रण प्रमाण दिखाई नहीं दिया। जैसे एक बार छोटे पौधे और बड़े पौधे दोनों को एक साथ लगाया तो सिर्फ बड़ा पौधा ही दिखाई दिया, ठीक है। उसे पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण से उगाया। इस दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे। उसके बाद फिर से इसको उगाया तो सभी पौधे अब लंबे नहीं थे। इससे 1/4 पौधे बौने थे। मेंडल ने लंबे पौधों के लक्षण को प्रभावी और बौने पौधे के लक्षण को अप्रभावी बताया, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। जो विभिन्न लक्षण होते हैं वे स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसे समझते हैं। मेंडल ने 2 विभिन्न विकल्पों लक्षणों वाले मटर के पौधों का चयन कर उससे पौधे उगाए, ठीक है। दो मटर का पौधा लिए और दोनों को अलग अलग उगाए, ठीक है। लंबे पौधे तथा बौने पौधों का संकरण कराकर प्राप्त संतति से लंबे एवं बौने पौधों का गणना की। फिर दोनों को क्या किया, एक साथ मिलाकर दोनों को गणना किया। प्रथम संतति पीढ़ी F1 में कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। 2 लक्षणों में से
केवल एक पौत्रिक लक्षण ही दिखाई दिया था, लेकिन दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे, बल्कि उसमें से 1/4 बौने थे। इससे स्पष्ट हुआ कि किसी भी लक्षण के दो विकल्प लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में से किसी भी लक्षण के दो विकल्प ही स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों और क्यों नहीं? इसका आंसर होगा तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु दोनों एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समजात एवं समरूप अंग से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा विभिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हुए भी कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। तो समजात अंग किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? जो उत्पत्ति के आधार पर समान होंगे लेकिन दोनों का कार्य जो होगा वो अलग अलग होगा, उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे मेढक एवं पक्षी के अंगपाद रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं, वे भी मेढक में कूदने और पंछी में उड़ने का कार्य होता है। इसके विपरीत जंतुओं के ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक समान कार्य करते हैं, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। समरूप अंग किसे कहते हैं? जो उत्पत्ति और संरचना के आधार पर अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, परंतु दोनों का कार्य जो होता है वो एक समान होता है, इसलिए उसे समरूप अंग कहते हैं। जैसे तितली तथा पंछी के पंख। तो तितली और पंछी के पंख जो होते हैं वो दोनों उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन दोनों का काम जो होता है वो समान होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मानव में बच्चों के लिंग निर्धारण की अभिक्रिया को समझाइए। अब आपको बताना है जो बच्चा होता है उस बच्चा में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी लड़का होता है या लड़की होता है, मेल या फीमेल, ये आपको समझाना है। तो इसका आंसर होगा, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण हेट्रोगेमेसिस के सिद्धांत के आधार पर लिंग क्रोमोसोम के द्वारा होता है। तो जो बच्चा में मेल और फीमेल होता है वह हेट्रोगेमेसिस के सिद्धांत के आधार पर लिंग क्रोमोसोम के द्वारा होता है, जिन्हें आनुवांशिक विधि भी कहते हैं। आनुवांशिक विधि भी कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े यानी 44 क्रोमोसोम को क्रोमोसोम कहते हैं, जबकि 23वां जोड़ा लिंग क्रोमोसोम कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्स एवं वाई। एक्स क्रोमोसोम लंबा एवं छड़ के आकार का होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत छोटा आकार का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र, एक तरफ नर लिखा हुआ है, एक तरफ मादा। 44 + XY मतलब दोनों 46 हो गया, इधर भी 44 + XY। जब नर का X और मादा का X मिलता है तो ये मादा बनता है, और नर का Y और मादा का X तब नर बनता है। और फिर अगर दोनों XX मिलेगा तो नर गर्ल्स बनेगा यानी मादा, और XY मिलेगा तो नर बनेगा। नेक्स्ट आगे इसको समझते हैं। मनुष्य में नर में जोड़े लिंग क्रोमोसोम X एवं Y प्रकार के होते हैं। जो नर होता है यानी मेल होता है उसमें जो क्रोमोसोम होता है उसमें X और Y दोनों प्रकार के होते हैं, एवं मादा में XX प्रकार के होते हैं। अतः नर दो प्रकार के गैमेट बनाते हैं। जो नर होता है यानी मेल होता है वो दो प्रकार के गैमेट बनाते हैं, X एवं Y, जबकि मादा केवल एक प्रकार के गैमेट जिससे केवल X क्रोमोसोम होते हैं। क्योंकि मेल जो होता है उसमें दोनों XX होता है, इसलिए X गैमेट बनाते हैं मादा, ठीक है। इस प्रकार मानव नर हेट्रोगैमेटिक एवं मादा होमोगैमेटिक कहलाती है। जो नर है वो हेट्रोगैमेटिक कहलाते हैं और जो मादा है वो होमोगैमेटिक कहलाते हैं। चित्रानुसार X क्रोमोसोम वाले नर युग्मक के मादा युग्मक से निषेचन के बाद बना युग्मजन मादा बच्चे में विकसित होते हैं, और Y क्रोमोसोम वाला नर युग्मजन मादा युग्मज से निषेचन के बाद नर यानी मेल बच्चे का विकसित होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया। X नर का और मादा का भी X दोनों मिलेगा तो
गर्ल्स पैदा होगा और मेल का अगर वाई मिलेगा और फीमेल का एक्स मिलेगा तो वो मेल यानी लड़का पैदा होगा। ठीक है, इस तरीके से आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। तो आपको बताना है जीवाश्म ईंधन क्या है। पृथ्वी, इसका आंसर होगा पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों तक मृत पेड़ पौधों और जानवरों का मिट्टी, बालू एवं चट्टानों की परतों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। तो बहुत साल बाद यानी पृथ्वी के अंदर लाखों हजारों साल पहले जो पेड़ पौधे या मृत जानवर जो मरे और मिट्टी, बालू या चट्टान के परत के बीच में जो दबे रहने के फलस्वरूप पदार्थ जो बनते हैं उसे ही जीवाश्म कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आदि जीवाश्म के उदाहरण है। तो आई होप आपको समझ में आएगा आज का क्लास। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।